नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज को, अपने मॉक टेस्ट की सीरीज को। इससे पहले 34 लेक्चर हमारे पूरे हो चुके हैं। 34 पार्ट्स में हम कई सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशन यानी सैंपलिंग। और जब भी बात होती है सैंपल की, सैंपल साइज की, सैंपलिंग के प्रकारों की, तो उससे कई सारे जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम निर्देशन से जुड़े हुए 25 प्रश्नों को जानने समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कोई दावा नहीं किया जा रहा है कि ये 25 क्वेश्चन हो गए तो हो गया सिलेक्शन, ऐसा नहीं है। इन 25 प्रश्नों को सॉल्व करने का उद्देश्य ये है, या प्रैक्टिस करने का पर्पस ये है कि इससे हमारा एक प्रकार से विषय पर, एक टॉपिक पर कमांड क्रिएट हो जाए। हमने पढ़ा होता है, लेकिन कई बार ये मालूम नहीं होता कि इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमने 25 प्रश्नों को, ऐसा नहीं कि हमने कोई बड़ा मेहनत करके बनाया है, अलग अलग परीक्षाओं में कई जगह पर ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और ये टॉपिक आपके बड़े कारगर साबित होगा। तो अच्छे से इसको पढ़िएगा और कोशिश कीजिएगा कि प्रश्नों को साथ साथ सॉल्व करते जाइएगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। और पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहले प्रश्न से हमारी आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सैंपलिंग से जुड़ा हुआ ये पहला प्रश्न है। निर्देशन को सामाजिक अनुसंधान में संपूर्ण समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि माना जाता है। ध्यान समझिएगा, ये छोटा सा स्टेटमेंट भी है, परिभाषा भी है कि निर्देशन को सामाजिक अनुसंधान में संपूर्ण समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि माना जाता है। ये तो सही बात है, कारण गुडे एवं हार्ट के अनुसार एक निर्देशन एक विस्तृत समूह का वह भाग है जो पूरी जनसंख्या के गुणों को अपने आप में समाहित रखता है। ये भी बात सही है। दोनों कथन और कारण दोनों ही निर्देशन से जुड़े हुए हैं और निर्देशन की महत्व को, निर्देशन की भूमिका को स्पष्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कथन और कारण सही हैं और क्या कारण कथन की व्याख्या करता है, ये जानना जरूरी है। तो पहली बात तो यहाँ पर जो प्रश्न बन सकता है वो ये है कि गुडे हार्ट का ही स्टेटमेंट है। गुडे हार्ट की जो परिभाषा है निर्देशन को लेकर, वो परिभाषा ऊपर लिखी हुई है। संपूर्ण समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि होता है क्या? निर्देशन। यानी सैंपलिंग क्या है? संपूर्ण समूह का लघुत्तर प्रतिनिधि। अब हो सकता है ये क्वेश्चन सीधा सीधा स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ लिया जाए। इसी स्टेटमेंट को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निर्देशन के प्रकारों से बड़ा सामान्य सा, बड़ा ही सरल प्रश्न है और यह प्रश्न मैंने अभी तक अलग अलग परीक्षाओं में कई बार रिपीट होते हुए देखा है। तो हो सकता है प्रश्न यहां से उठा लिए जाए, क्योंकि पीएससी वैसे भी पेपर बनाती नहीं है, पेपर उठाती है। देखिए, तो निर्देशन का पहला प्रकार क्या है? क्रमबद्ध निर्देशन। स्नोबॉल, स्नोबॉल मतलब हिम गेंद निर्देशन कहते हैं। विमी निर्देशन और गुच्छ निर्देशन। विमी निर्देशन को कहते हैं डायमेंशन सैंपलिंग और गुच्छ निर्देशन को कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। अब यहां पे लिखे गए हैं उसके विशेषताएं कि कौन से निर्देशन की विशेषता क्या होती है। क्रमबद्ध निर्देशन की जब बात आती है तो पहले थोड़ा सा समझ भी लीजिए। चारों के चारों निर्देशन आपके बड़े आसान भाषा में, आसान शब्दों में आपको समझा भी देता हूं मैं। पढ़ा तो आपने कई बार पहले से होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कुछ नई चीज पढ़ा रहा हूं। तो पहली बात तो क्रमबद्ध निर्देशन की बात होती है। इसमें क्या होता है, जैसे होता है रैंडम, लेकिन ये क्या है अपने आप में, ये अर्ध संभाव्यता होता है। यानी हम कह सकते हैं सेमी रैंडम सिस्टम काम करता है। यानी पहला आपने जो चुनाव किया, पहली सैंपलिंग करी, वो तो आपने रैंडम करी, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने एक निश्चित अनुपात में चीजों को निकालना शुरू कर दिया। इसको ऐसा समझिए, जैसे 100 लोग हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, आपने एक व्यक्ति को अचानक बीच में से निकाला, फिर आपने देखा वो कौन सा व्यक्ति है, आपने कहा ये 8वां नंबर का व्यक्ति है। यानी पहली बार तो आपने रैंडम निकाला, फिर आपने हर 8वें व्यक्ति को निकालना शुरू कर दिया। यानी पहली बार रैंडम किया, उसके बाद फिर आपने उसी पैटर्न को दोहराना शुरू कर दिया। इसे कहते हैं क्रमबद्ध निर्देशन। तो क्रमबद्ध निर्देशन का मतलब क्या होता है? अर्ध साम्यता से, सिद्धांत से जुड़ा होता है। यानी ए का क्या हो गया? 4। स्नोबॉल निर्देशन क्या होता है? जब जानकारी काफी सीमित होती है, आपके पास सैंपल साइज आपका बहुत बड़ा है, लेकिन आपके पास सोर्स नहीं होता है,
आपके पास जानकारी नहीं होती है, आपके पास उत्तरदाताओं की संख्या स्पष्ट नहीं होती है, तब आप स्नोबॉल निर्देशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी को ही चैन रेफरल या हिमगेंद प्रविधि भी कहा जाता है। ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। ठीक है, यानी बी का हो गया 3। विमीन निर्देशन क्या होता है? डायमेंशन, यानी आप जब सैंपल लेते हैं तो आप एक ही प्रकार के सैंपल नहीं लेते हैं, एक ही प्रकार के सोर्स नहीं लेते हैं, अलग अलग रेशियो में चीज़ों को शामिल करते हैं। मान लीजिए किसी जगह पर आपको सैंपल लेना है, तो उसमें कई अलग अलग आयु वाले लोग भी होंगे, अलग अलग जेंडर वाले लोग भी होंगे, पढ़े लिखे लोग भी होंगे, शिक्षित लोग भी होंगे, अशिक्षित भी होंगे, अमीर भी होंगे, गरीब भी होंगे, तो कई सारे डायमेंशन हैं। तब आप क्या करते हैं? तब आप डायमेंशन सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी आप बहुआयामी विशेषताओं का समावेशन करने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया सी का 1 और डी का क्या हो गया? डी का 2। ठीक है, जब आपका उत्तरदाता काफी व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं, ठीक है, यानी जब जनसंख्या या कोई भी क्षेत्र जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं काफी बिखरा हुआ होता है, तब ऐसे में काम आता है क्लस्टर या सैंपलिंग, कुछ निर्देशन। तो सही आंसर क्या है? 4 3 1 2। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। डायरेक्ट आंसर तक नहीं पहुंचना है, वो प्रश्न को भी समझना है। अब 4 प्रकार के निर्देशन को पढ़ने के बाद इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न अगर आप जाए, अगर आपने सामान्य भाषा में पढ़ा हुआ है तो गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। टिपेट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांख्यिकीय रूप से सत्य है? ठीक है, अब सीपी टिपेट का नाम आपने सुना ही होगा। सीपी टिपेट ने टिपेट प्रणाली डेवलप करी थी। ये बहुत ही रैंडम सिस्टम है अपने आप में, देव निर्देशन विधि का एक प्रकार होता है, या देव निर्देशन विधि की एक मेथड होती है देव निर्देशन की। टिपेट ने 2 अंकों वाली 5000 संख्याओं की अनियमित सूची तैयार करी। टिपेट ने 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं की बिना किसी क्रम वाली सूची बनाई थी। यह प्रणाली केवल गैर संभाव्यता निर्देशन में उपयोगी है। टिपेट तालिका का प्रयोग केवल भौगोलिक ग्रिड चयन हेतु किया जाता है। तो कौन सा कथन सही है? तो सीपी टिपेट ने 4 अंकों वाली 10,400 अंकों की एक प्रणाली डेवलप करी थी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, स्तरीकृत निर्देशन तब सर्वाधिक उपयुक्त होता है जब शोध का समग्र अत्यधिक विषम हो। यह तो सही बात है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यानी स्तरीकृत निर्देशन तभी काम आता है जब क्या हो? जब अध्ययन क्षेत्र काफी व्यापक हो और काफी विषमता वाला हो, तब ऐसे में काम आता है स्तरीकृत निर्देशन। ये बात तो सही है। यह विधि विभिन्न उपसमूहों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान कर सटीकता सुनिश्चित करती है। यह बहुत सही आंसर है। जैसे मान लीजिए आपको किसी एक बड़ी सी सभा में, जिसमें डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के लोग भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, चार्टर अकाउंटेंट भी हैं, आर्मी पर्सन भी हैं, ठीक है, आपके कई प्रकार के अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग प्रोफेशन के लोग बैठे हुए हैं। आपको ऐसा कोई रैंडम सिलेक्शन करना है जिसमें सभी लोगों का समावेशन हो जाए। तब ऐसे में आप क्या करेंगे? तब ऐसे में आप करेंगे एक निश्चित अनुपात तय करेंगे और ऐसे में आप सबको शामिल करने की कोशिश करेंगे। यही होता है स्तरीकृत निर्देशन। इसमें आप रैंडम क्या करते आते हैं, हर एक स्तर पर रैंडम तरीके से चीजों को शामिल करते जाते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा ऐसा है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, ग्रिड प्रणाली, भौगोलिक क्षेत्र का चयन, कोटा निर्देशन, गैर संभाव्यता विधि, बहुस्तरीय निर्देशन, केवल एक चरण में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया, स्नोबॉल निर्देशन, छिपी हुई जनसंख्या का अध्ययन। बहुत ही सामान्य सा बात है, बहुत सामान्य सा प्रश्न है अपने आप में, लेकिन ये प्रश्न 2 बार रिपीट हुआ है अलग अलग परीक्षाओं में। ठीक है, तो ग्रिड प्रणाली से, जैसा कि हम जानते हैं, ग्रिड प्रणाली का इस्तेमाल होता है भौगोलिक क्षेत्र के चयन में। कोटा निर्देशन अपने आप में गैर संभाव्यता होती है, नॉन रैंडम होता है। बहुस्तरीय निर्देशन जो होता है, इसमें हर एक स्तर पर क्या होगा? हर स्तर पर आप देव निर्देशन विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हर स्तर पर आपका क्या करते आते हैं? आप चीजों को छोटा करते आते हैं। यानी बहुत व्यापक क्षेत्र है, मान लीजिए किसी शहर का अध्ययन करना है, तो उस शहर में आपने पर्टिकुलर किसी एक इलाके को चुना, फिर उस इलाके में किसी एक मोहल्ले को चुना, यानी आप पर्टिकुलर अलग अलग स्तर पर चीजों को, डेटा को आपको फिल्टर करते जाते हैं। इसलिए ये एक प्रक्रिया एक चरण में नहीं होती है, कई चरणों का इस्तेमाल होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है, क्योंकि एक चरण में पूर्ण नहीं होती है, कई सारे चरणों में ये प्रक्रिया पूर्ण होती है।
बहुस्तरीय निर्देशन के चरणों का सही तार्किक क्रम क्या होगा यदि हमें भारत के ग्रामीण स्वास्थ्य का अध्ययन करना है? अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया, बहुस्तरीय निर्देशन की जब बात आती है तो आपने क्या किया, बड़े व्यापक क्षेत्र में आपको अध्ययन करना है ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना का। जैसे मध्य प्रदेश में अध्ययन करना है तो मध्य प्रदेश एक राज्य है, उस राज्य के अंदर आप जिले में जाएंगे, फिर आप जिले में किसी मान लीजिए इलाके को चुनते हैं, किसी गांव को चुनेंगे, फिर गांव में किसी एक इलाके के परिवार समूह का अध्ययन करना चाहते हैं। तो हर स्तर पर आप क्या करते जा रहे हैं, फिल्टर करते जा रहे हैं। यही तरीका होता है बहुस्तरीय निर्देशन में, मल्टी स्टेट सैंपलिंग होती है। इसका सही क्रम क्या होगा, हमेशा इसमें सबसे बड़ी इकाई को पहले चुना जाता है। जैसे भारत में अगर आपको ग्रामीण समाज का अध्ययन करना है या ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली का अध्ययन करना है तो आप पूरे भारत में एक साथ नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, भारत में लगभग 8 लाख से अधिक गांव हैं। तो आपने किसी एक जिले राज्य को चुना, फिर आपने उस राज्य के एक जिले को चुना, फिर जिले से आपने गांव को चयन किया, फिर गांव से आपने परिवार या परिवारों के समूह का चयन किया। यह तरीका कहलाता है मल्टी स्टेट सैंपलिंग का। अगला प्रश्न देखिए, कोटा निर्देशन और स्तरीकृत निर्देशन के बीच में मुख्य विभेद क्या है? ठीक है, देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन एक मूल अंतर है कोटा निर्देशन में और स्तरीकृत निर्देशन में। स्तरीकृत निर्देशन में हमेशा आप क्या करते हैं, आप रैंडम सैंपलिंग करते हैं हर एक स्तर पर। लेकिन कोटा निर्देशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं पक्षपात आता है, क्योंकि आप तय करते हैं कि आपको किसको शामिल करना है अपने अध्ययन में। मान लीजिए आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में गए तो वहां पर आपको अध्ययन करना है, ठीक है, जनसंख्या या किसी भी विषय को लेकर, मनरेगा को लेकर। लेकिन आपने पहले ही तय कर लिया कि हम तो केवल पुरुषों को शामिल करेंगे और पुरुषों में केवल पढ़े लिखे लोगों को शामिल करेंगे। फिर ऐसे में इसका मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं बायसनेस दिखाता है आपकी। ये कहीं ना कहीं पहले आपने खुद ही तय कर लिया तो रैंडम कहाँ रह गया। यही होता है कोटा निर्देशन की सबसे बड़ी कमजोरी है। ठीक है, तो कोटा निर्देशन में क्या होता है, कोटा निर्देशन में इकाइयों का जो अंतिम चयन होता है वो नॉन रैंडम होता है और शोधकर्ता की सुविधा के हिसाब से होता है। इसीलिए सभी इकाइयों को चुने जाने का पर्याप्त मौका नहीं मिल पाता। लेकिन स्तरीकृत निर्देशन में ऐसा नहीं होता। स्तरीकृत निर्देशन में देव निर्देशन प्रणाली का इस्तेमाल होता है। तो ये मूल अंतर होता है दोनों में। देव निर्देशन को संयोग प्रणाली कहा जाता है, सही बात है, सब कुछ संयोग पर टिका होता है इसमें। जैसे लॉटरी प्रणाली है, टिपेट प्रणाली है। इसमें शोधकर्ता का व्यक्तिगत पूर्वाग्रह पूर्णतः समाप्त हो जाता है क्योंकि प्रत्येक इकाई के चयन की संभावना समान होती है। ये तो सही बात है। जब भी हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं, जब भी हम देव निर्देशन विधि का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सभी इकाइयों को चुने जाने की पर्याप्त समानता होती है, संभावना होती है। सभी इकाइयों को बराबर चुने जाने का अवसर प्राप्त होता है। देखिए, सब कुछ संयोग पर टिका होता है, इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता, इसलिए इसको संयोग प्रणाली भी कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सामाजिक अनुसंधान में चैन रेफरल सैंपलिंग का प्रयोग किन परिस्थितियों में अनिवार्य हो जाता है? चैन रेफरल सैंपलिंग, आसान भाषा में इसे कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग या हिम गेंद निर्देशन भी कहा जाता है। कभी कभी हम पढ़ के चले जाते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग, जबकि इसे ही चैन रेफरल सैंपलिंग कहते हैं। जब उत्तरदाता अपनी पहचान छुपाना चाहता हो, जब आपके पास सोर्स ही कम हो सैंपल के लिए कि आप किससे बात करें, किससे फीडबैक लें, तो ऐसे में आप पहले 1-2 लोगों से बात करते हैं, फिर वो 2 लोग से आपकी अच्छी पहचान हो जाती है, फिर वो 2 लोग आपको 2 नए लोगों से मिलाते हैं, वो 2 लोग आपको 4 नए लोगों से मिलाते हैं। इस तरीके से ये काम चलता है। यानी जब भी उत्तरदाता अपनी पहचान छुपाना चाहता है या आप किसी संवेदनशील मुद्दे पर जब आप अनुसंधान करते हैं, सैंपल लेते हैं, तो आसानी से आपको चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तब आप चैन रेफरल सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। यानी जिससे आपने पूछा था या जिसको आपने अपने सर्वे में शामिल किया था या जिसको आपने सैंपल में शामिल किया था, वही आपको नए व्यक्ति तक पहुंचाता है। तो जब जनसंख्या अधिक होती तब इसका, जब जनसंख्या शिक्षित हो तब इसका इस्तेमाल होता है। जब उत्तरदाता अपनी पहचान छुपाना चाहता हो या आसानी से उपलब्ध ना हो, जब शोधकर्ता के पास समय और धन की प्रचुरता हो, जब संपूर्ण जनसंख्या की सूची उपलब्ध हो। तो स्नोबॉल कब होगा या चैन रेफरल सैंपलिंग कब होगी? जब उत्तरदाता अपनी पहचान छुपाना चाहता हो या फिर आपके पास आसानी से उपलब्ध ना हो डेटा या आसानी से उपलब्ध ना हो व्यक्ति फीडबैक के लिए, तब ऐसे में आपको रेफरल चैन सैंपलिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। चैन रेफरल सैंपलिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्षेत्र निर्देशन के संदर्भ में ग्रिड का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? यानी जब भी हम फील्ड सैंपलिंग करते हैं तो फील्ड सैंपलिंग में ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल होता है। तो ये कैसे इस्तेमाल होता है? जनसंख्या के शैक्षणिक स्तर को मापने के लिए,
नक्शे पर चौकोर खाने बनाकर रैंडम तरीके से विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का चयन करने के लिए, उत्तरदाता की आयु के वर्गीकरण हेतु, या टेलीविजन ओपिनियन पोल के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए। तो जब भी आप क्षेत्र निर्देशन में ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप नक्शे पर चौकोर खाने बनाते हैं, फिर रैंडम तरीके से किसी भी भौगोलिक इकाई का चयन कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निर्देशन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिनिधियों का चयन है। ये परिभाषा है, देखिए बहुत अच्छी परिभाषा है और कई बार रिपीट हुई है क्वेश्चन। निर्देशन एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार इकाइयों के एक समूह में से निश्चित प्रतिनिधियों का समूह है या निश्चित प्रतिनिधियों का चयन है। क्लियर? ये प्रश्न पूछा गया है, ये कथन, ये परिभाषा, ये स्टेटमेंट किसका है? गोडे एवं हार्ट, पीवी यंग, बोगार्टस या टिपेट? तो टिपेट की संभावना तो कमी हो जाती है क्योंकि टिपेट ने टिपेट प्रणाली डेवलप करी है, उन्होंने निर्देशन को लेकर परिभाषा प्रस्तुत नहीं करी है। गुडे हार्ट की परिभाषा तो आप पहले ही लेक्चर में, पहले ही क्वेश्चन में देख चुके थे। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है बोगार्टस। ये परिभाषा किसकी है? बोगार्टस की परिभाषा है। विमीय निर्देशन के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। अब विमीय निर्देशन क्या होता है? अभी आपने देखा डायमेंशन सैंपलिंग कहते हैं जिसे हम। ये सरल देव निर्देशन का प्रकार है। ये कोटा निर्देशन का विस्तार है जो एक साथ कई आयामों को ध्यान में रखता है। इसमें केवल एक ही चर का अध्ययन संभव है। ये पूर्णता संभवता के सिद्धांतों पर कार्य करता है। तो कौन सा कथन सत्य है, ये पूछा गया है विमीय निर्देशन के बारे में, डायमेंशन सैंपलिंग के बारे में। डायमेंशन सैंपलिंग तब होती है जब कहीं ना कहीं डेटा क्या हो? विषम हो। आपको अलग अलग आयु के, अलग अलग जेंडर के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोगों को शामिल करना हो, सैंपल लेना हो, तब आप क्या करते हैं? डायमेंशन सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आती है? यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी गैर संभवता हो जाती है क्योंकि ये कोटा निर्देशन का ही एक प्रकार है, क्योंकि यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं कि आपको किसे शामिल करना है अपने अध्ययन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। गुच्छ निर्देशन यानी क्लस्टर सैंपलिंग की बात हो रही है। गुच्छ निर्देशन में शोधकर्ता इकाइयों के बजाय पूरे समूह का चुनाव करता है। ये तो सही बात है। क्लस्टर सैंपलिंग में आप किसी को हटाते नहीं है, आप पूरे के पूरे ग्रुप को शामिल कर लेते हैं। यह विधि तब श्रेष्ठ होती है जब जनसंख्या भौगोलिक रूप से बहुत अधिक फैली हो। ये बात भी सही है। मान लीजिए जैसे भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी, इसकी आबादी लगभग 22 लाख है। तो 22 लाख की आबादी में अगर आपको अध्ययन करना है तो बहुत बड़ा सैंपल साइज हो गया। तो 22 लाख लोगों से डायरेक्ट आप संपर्क नहीं कर सकते। तो 22 लाख लोगों में से आपने क्या किया? यहाँ देखा कि इस यहाँ पर कितने मोहल्ले हैं, मालूम पड़ा 5000 मोहल्ले हैं। तो आपने 5000 मोहल्लों में से आपको 20 मोहल्लों का अध्ययन करना है। तो आपने पूरे के पूरे मोहल्ले को शामिल कर लिया, ये पूरा मोहल्ला। अब उसमें चाहे कोई भी घर हो, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, पढ़े लिखे हों, अशिक्षित हो, सबको शामिल कर लिया। यानी आप पूरा का पूरा ग्रुप शामिल करते हैं। फिर चाहे उसमें कोई भी जेंडर के हों, कोई भी प्रजाति के लोग हों, कोई भी जाति के लोग हों, कोई भी समूह हो, कैसा भी व्यक्ति हो, सबको शामिल कर लेते हैं आप। इसलिए इसे कहते हैं क्लस्टर सैंपलिंग। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का एक चरण नहीं है? भाई सैंपलिंग की एक सर्कल, जैसे हाइपोथेसिस का एक चरण होता है, साक्षात्कार का एक चरण होता है, अवलोकन का एक चरण होता है। तो सामाजिक अनुसंधान में हर एक पद्धति का एक चरण होता है, उसी प्रकार सैंपलिंग का भी एक चरण होता है। तो कौन सी स्टेट सैंपलिंग में शामिल नहीं है? संवर्ग का निर्धारण करना, ये तो शामिल है। निर्देशन ढांचे का निर्धारण करना, ये भी शामिल है। इकाइयों का वास्तविक चयन करना, ये भी शामिल होता है। अध्ययन के बाद उत्तरदाताओं को मानदेय देना, ये सैंपलिंग के चरण में शामिल नहीं है। हो सकता है आप बाद में उनको मानदेय दे दें, थोड़ी फीस दे दें, थोड़ा खर्चा पानी दे दें, लेकिन वो अनुसंधान के चरणों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एक शोधकर्ता भोपाल के 50 मोहल्लों में से लॉटरी द्वारा 5 मोहल्ले चुनता है और इन 5 मोहल्ले के सभी घरों का सर्वेक्षण करता है। यह किस प्राविधि का उदाहरण है? अभी देखिए बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं इस विषय पर। तो आपने भोपाल के 50 मोहल्ले, उन 50 मोहल्ले में से लॉटरी के द्वारा आपने 5 मोहल्ले निकाल लिए और 5 मोहल्ले के सभी लोगों को काय में शामिल, सभी घरों को सर्वेक्षण में शामिल कर लिया। तो ये क्या बन जाएगा? स्तरीकृत निर्देशन, क्रमबद्ध निर्देशन, गुच्छ निर्देशन या उद्देश्यपूर्ण निर्देशन?
जब भी आप क्या करेंगे, संपूर्ण सभी घरों को शामिल कर लिया, आपने संपूर्ण को शामिल कर लिया, ग्रुप में शामिल कर लिया, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है क्लस्टर सैंपलिंग यानी गुच्छ निर्देशन कहलाता है। टेलीविजन चैनलों द्वारा आयोजित ओपिनियन पोल जिसमें दर्शक स्वयं एसएमएस के द्वारा भाग लेते हैं, सांख्यिकी दृष्टि से किस श्रेणी में आता है? आकस्मिक निर्देशन, स्वयं चयनित निर्देशन, सरल देव निर्देशन या टीपेट प्रणाली, किसमें आता है? जैसे आजकल मान लीजिए आपने देखा होगा कि वो भी न्यूज़ चैनल चलाते रहते हैं, सर्वे करते रहते हैं कि भाई जो अयोध्या में हुआ ठीक है चंदा चोरी वाला, तो आपके ऑप्शन पूछे जाते हैं कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, जनता की राय पूछी जाती है, तो लोग उसमें एसएमएस के द्वारा अपनी राय प्रकट करते हैं। ठीक है, तो यही अपने आप में क्या कहलाता है, ये किस प्रकार का निर्देशन है? ये कहलाता है स्वयं चयनित निर्देशन, यानी आप स्वयं अपने आप को सैंपल में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अर्ध संभवता निर्देशन किसे कहा जाता है और क्यों? यानी आसान भाषा में कहें तो ये होता है ना नॉन रैंडम, तो अर्ध संभवता होती है इसमें। कोटर निर्देशन को क्योंकि ये स्तरीकृत निर्देशन जैसा दिखता है, क्रमबद्ध निर्देशन को क्योंकि इसमें पहली इकाई के देव रीति से और शेष निश्चित अंतराल पर चुनी जाती है, स्नोबॉल निर्देशन को क्योंकि यह रेफरल पर आधारित है, सरल देव निर्देशन को क्योंकि इसमें लॉटरी का प्रयोग होता है। अर्ध संभवता जैसा भी हम चर्चा कर चुके हैं, पहले ही प्रश्न में हमने, दूसरे प्रश्न में हमने चर्चा करी थी उस मुद्दे पर कि अर्ध संभवता क्या होती है। एक उदाहरण दिया था, उस उदाहरण को फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए 100 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, आपने लाइन में से शुरुआत में किसी व्यक्ति को निकाला कि तुम बाहर आ जाओ, बाद में पता किया वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति है मान लीजिए 10वां व्यक्ति है, 10वें नंबर का। तो आपने शुरुआत में तो रैंडम किया, फिर आपने क्रम बना दिया कि हर 10वें व्यक्ति को लाइन से बाहर निकालो। ये क्या हो गया, ये बन गया गैर अर्ध संभवता, यानी पहला सैंपल जो लिया वो रैंडम तरीके से लिया, उसके बाद फिर आपने एक रेशियो बना दिया कि हर 10वें व्यक्ति को बाहर निकालते जाओ। इसी को कहते हैं अपने आप में क्या, क्रमबद्ध निर्देशन कहा जाता है। उद्देश्यपूर्ण या विचार निर्देशन की मुख्य सीमा क्या है? उद्देश्यपूर्ण यानी आप पहले डिसाइड कर चुके हैं कि आपको किसको सैंपल में शामिल करना है, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आपके पर्पस के हिसाब से किस व्यक्ति को, किस समूह को, किस क्षेत्र को शामिल करना है अध्ययन में। तो इसकी लिमिटेशन क्या होती है? इसमें समय बहुत अधिक लगता है, ये इसकी लिमिटेशन है। इसमें शोधकर्ता के ज्ञान और व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव परिणामों पर पड़ सकता है। यह केवल बड़ी जनसंख्या के लिए उपयोगी है। इसमें सांख्यिकी तालिकाओं का अनिवार्य प्रयोग होता है। तो जब भी उद्देश्यपूर्ण यानी आपने डिसाइड कर लिया किसे सैंपल में शामिल करना है, किसे सैंपलिंग में शामिल करना है, तो फिर ये कहीं ना कहीं रैंडम कहाँ रह गया, फिर ऐसे पक्षपात आने की संभावना सबसे ज्यादा हो सकती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, यही इसकी लिमिटेशन है। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो पद्धति लिखी गई है, तो किस प्रकार की जो तकनीक है, हम किस प्रकार के निर्देशन में उसे अपनाएंगे। जैसे लॉटरी प्रणाली, लॉटरी प्रणाली तो हम सब जानते हैं देव निर्देशन की एक पद्धति होती है। ठीक है, तो एक का क्या हो गया आपके सरल देव निर्देशन। नियमित अंकन प्रणाली यानी हर 10वां व्यक्ति आपने निकालना शुरू किया, यानी क्या हो गया, ये हो गया क्रमबद्धता। नशा करने वाले व्यक्तियों का समूह, अब नशा करने वाले व्यक्ति आपसे मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे, वो अपनी पहचान छुपाना चाहेंगे, तो ऐसे में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे स्नोबॉल निर्देशन का। ठीक है, और डी का क्या हो गया, डी का ती, कृषि फसल की जांच करनी है, बड़े क्षेत्र का अध्ययन करना है, तो आप ग्रिड प्रणाली का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 2 1 4 3, तो सही आंसर क्या होगा, 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन, बहुस्तरीय निर्देशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह गुच्छ निर्देशन का ही एक विस्तृत रूप है। इसमें प्रत्येक चरण पर देव निर्देशन विधि का प्रयोग किया जा सकता है। यह बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है। यह प्रक्रिया कई चरणों में संपादित होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस पूरा खेल किसका है, वर्ड का। पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है। एक बार में अगर आप कवर रफली पढ़ेंगे एक बार में, तो आपको चारों चीजें सही लगेंगी। असत्य कहां पे है, असत्य है, छोटा सा शब्द है, वो है अनुपयुक्त। जबकि बहुस्तरीय निर्देशन का इस्तेमाल तभी होता है जब व्यापक क्षेत्र में अध्ययन करना हो या अध्ययन क्षेत्र काफी भौगोलिक रूप से व्यापक हो, तो वहीं पे सबसे ज्यादा कारगर साबित होता है बहुस्तरीय निर्देशन। तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि ये बगड़े भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अनुपयुक्त है, ये तो अपने आप में गलत हो गया ना। जब एक साक्षात्कार को 50 पुरुषों और 50 महिलाओं का डेटा एकत्रित करने का लक्ष्य दिया जाता है
और वह बाजार में उपलब्ध पहले 100 व्यक्तियों को चुन लेता है, तो यह किस दोष को दर्शाता है? ये सबसे बड़ा दोष होता है, ये कोटा निर्देशन प्रणाली का सबसे बड़ा दोष भी माना जाता है। सांख्यिकी त्रुटि, शोधकर्ता का पक्षपात, कोटा निर्देशन की सीमा, ग्रिड प्रणाली की विफलता, संभाव्यता का पूर्ण पालन। आपको कहा गया कि बाजार में जाकर आप सैंपल लीजिए और आपने शुरू के 100 लोगों को ही शामिल कर लिया, या बाजार में कई सारी गलियां हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि इस गली से जो भी लोग निकलेंगे उसे हम सैंपल में शामिल कर लेंगे, तो फिर इससे संवर्ग का प्रतिनिधित्व कहाँ हुआ? सभी लोगों को चुने जाने का पर्याप्त मौका कहाँ मिला? ये तो पक्षपात हो गया। यानी आपने जिस गली को चुना और आपको जो व्यक्ति पसंद आया, आपने उसी को सैंपल में शामिल कर लिया, सैंपलिंग में। ये तो कहीं ना कहीं पक्षपातपूर्ण हो गया। ठीक है, यही इसकी सबसे बड़ी सीमा है। देव निर्देशन की प्रभावशीलता किस परिस्थिति में कम हो जाती है? रैंडम जो सैंपलिंग होती है इसकी भी एक लिमिटेशन है, इसका प्रभाव कब कम हो जाता है? ठीक है, ये एम कुछ भी नहीं है। जनसंख्या समान हो, जब संवर्ग में से बहुत अधिक विविधताएं हों या विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में हो, जब लॉटरी विधि का प्रयोग किया जाए, जब प्रत्येक इकाई के चुने जाने का समान अवसर हो। तो कहां पर एक लिमिटेशन आ जाती है? इसमें आपके देव निर्देशन प्रणाली में। तो देव निर्देशन प्रणाली में तब समस्या आती है जब सैंपल साइज बहुत बड़ा हो, या कहीं ना कहीं बहुत अधिक डाइवर्सिटी हो, या विस्तार बहुत बड़ा क्षेत्र में आपको सैंपल लेना है। इसको एक उदाहरण से समझिए, यानी आंसर तो क्या हो गया? आंसर बी। एक उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 10 लाख की आबादी वाला कोई शहर है, अब यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, तो कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा उम्मीदवार जीतेगा? 10 लाख की आबादी में आपने केवल 500 लोगों को सैंपल साइज लिया, सैंपल में शामिल किया, तो 500 लोगों को शामिल करने से काम आप सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपको कम से कम 1% लोगों को शामिल करना पड़ेगा। क्लियर, सीधी सी बात है। तो 500 लोगों से आप 10 लाख लोगों की समझ नहीं समझ सकते कि 10 लाख लोग क्या सोचते हैं। यही कारण है कि आप देखेंगे जितने भी एग्जिट पोल आते हैं, ओपिनियन पोल आते हैं, खासकर एग्जिट पोल, उसमें से 90% एग्जिट पोल फेल होते हैं, क्योंकि वो छोटे सैंपल साइज पे काम करते हैं। क्योंकि 10 लाख लोगों में से अगर आपने कम से कम 50,000 लोगों से बातचीत की है तो उसमें पैसा बहुत खर्च होगा। यही कारण है कि बड़ी जो कंपनियां हैं जो ओपिनियन पोल कराती हैं, एग्जिट पोल कराती हैं, उनका देखिएगा, उनका निष्कर्ष, उनका डेटा सही साबित होता है। कई बार 100% तो 100% प्रूफ कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनका सैंपल साइज बड़ा होता है। तो यही देव निर्देशन की सबसे बड़ी समस्या है। अगर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है या थोड़ा बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हैं और आपने रैंडम सैंपलिंग से छोटा स्तर पर काम किया है, सैंपल साइज ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाए हैं रैंडम सैंपलिंग से, तो ये कहीं ना कहीं इसकी लिमिटेशन बन जाती है। अगला क्वेश्चन, आकस्मिक निर्देशन को सुविधाजनक निर्देशन भी कहा जाता है। ठीक है, एक्सीडेंटल सैंपलिंग कहा जाता है हिंदी इंग्लिश में। इसमें शोधकर्ता केवल उन्हीं इकाइयों को चुनता है जो उसे सबसे पहले और आसानी से मिल जाए। तो ये अपने आप में कोटा निर्देशन की तरह है। जैसा भी आप देख रहे थे कि आप किसी भी बाजार में 100 लोगों को आपको शामिल करना था, तो आपने शुरू के 100 लोगों को शामिल कर लिया अपनी सुविधा के हिसाब से। तो इसी को कहते हैं आकस्मिक निर्देशन। ठीक है, अब ये सही है गलत है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि कथन कारण वाला प्रश्न में ये दोनों ही सही बात हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। सांस्कृतिक विविधता वाले कॉलेज में 60% कला और 40% विज्ञान के छात्रों का अनुपात में 10 छात्रों का चयन करना क्या कहलाएगा? अब देखिए कॉलेज में 60% कौन है? साइंस के स्टूडेंट, कला के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, 40% साइंस के स्टूडेंट हैं। इनमें से 10% का चयन करना है, यानी आपको 10% चुनना है, यानी 100% है, यानी 10 लोगों को चुनना है। तो 60% के हिसाब से 6 लोगों को यहाँ पे चुना, 4 लोगों को यहाँ पे चुना, हो गए 10। लेकिन ये कौन सी सैंपलिंग कहलाएगी? सरल देव निर्देशन, संस्तरित या वर्गीकृत निर्देशन, हिम गेंद निर्देशन या ग्रिड प्रणाली? ग्रिड प्रणाली का इस्तेमाल तब होता है जब बड़े भौगोलिक क्षेत्र का निर्देशन करना हो। स्नोबॉल या हिम गेंद निर्देशन का इस्तेमाल तब होता है जब आपके पास जो सूचनादाता होता है या कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपाना चाहता हो या संवेदनशील मुद्दा होता हो। ठीक है, यहां बात आएगी, सही आंसर क्या होगा? वो होगा संतरित या वर्गीकृत निर्देशन। इसमें आप हमेशा क्या करते हैं? आप अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सभी लोगों को चुने जाने के बराबर मौके मिलते हैं, लेकिन सभी लोगों को चुनाव नहीं हो सकता। लेकिन जितनी भी अलग अलग डाइवर्सिटी होती है, विषमता होती है, उस विषमता का सबका बराबर का मौका मिल जाता है। यानी विषमता होते हुए भी हर व्यक्ति, हर समूह से कोई ना कोई व्यक्ति चुनकर आ जाता है। ठीक है, निर्देशन की वैज्ञानिकता का मुख्य आधार क्या है?
बड़ी जनसंख्या का होना, शोधकर्ता की व्यक्तिगत इच्छा, चुना गया नमूना पूरी जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करता है, केवल लॉटरी विधि का उपयोग करना। तो निर्देशन की वैज्ञानिकता का आधार क्या है? निर्देशन क्या केवल बड़ी जनसंख्या होना ही निर्देशन की वैज्ञानिकता है, या शोधकर्ता की व्यक्तिगत इच्छा ही निर्देशन की वैज्ञानिकता है, या लॉटरी विधि का इस्तेमाल हो रहा है यही इसको साइंटिफिक बनाती है? नहीं, महत्वपूर्ण साइंटिफिक बनाती है कि जो चुना गया नमूना है, जो हमने सैंपल लिया है, वो सही लोगों का, सभी लोगों का रिप्रेजेंट करता है, पूरी जनसंख्या को रिप्रेजेंट करता है। ये सबसे बड़ी वैज्ञानिकता होती है इसमें, यानी सभी लोगों को समान रूप से चुने जाने की महत्व मिलता है, सभी लोगों को चुने जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये हमने आज 25 प्रश्न किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, 2 दिन आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि 2 दिन थोड़ा बाहर हूं मैं इसलिए, लेकिन लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। 6 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, यूजीसी नेट का भी नया बैच शुरू हो रहा है, और साथ ही साथ एक नया सब्सक्रिप्शन बैच शुरू हो रहा है। यूजीसी नेट का जो बैच है उसमें इंस्टॉलमेंट वाला, ईएमआई वाला ऑप्शन हमने शुरू कर दिया है। 6 तारीख से वो बैच शुरू हो जाएगा, और सब्सक्रिप्शन वाला बैच भी 6 तारीख से शुरू होगा, जिसमें 500 रुपये प्रति महीने की सब्सक्रिप्शन पर आप अपना कोर्स शुरू कर सकते हैं। भले ही आप फिर जीआईसी की तैयारी करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, या चाहे फिर आप बेसिक सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हो, आपको एग्जाम 1 साल बाद देना हो, आप केवल 500 रुपये के सब्सक्रिप्शन प्लान पर जुड़ सकते हैं। भारी भरकम फीस आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है। तो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। कोई भी संपर्क करना चाहें तो नंबर आपके पास है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे लिंक फॉलो करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का भी उसमें लिंक दिया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, टेलीग्राम के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम देखेंगे बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और हमारा जो टॉपिक होगा, अगला टॉपिक जो इसी उपकल्पना, अनुसूची, प्रश्नावली, इन सभी टॉपिक से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है अंतः वस्तु विश्लेषण। वो है आपके हम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, वस्तुनिष्ठा, व्यक्तिनिष्ठा, ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, इन्हीं सब, जीवन इतिहास, इन 4-5 छोटे छोटे टॉपिकों से मिलाकर 25 प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ, मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।